अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर इंस्ट्रक्टर सैयदा मारिया और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस में एक्सक्रीशन। और आज का हमारा मेन टॉपिक होगा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। So the elimination of wasteful metabolites mainly of the nitrogenous nature is called excretion। और अगर हम excretion की बहुत सिंपल डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी? The complete removal of the wasteful metabolites। अब बेसिकली मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स वो तमाम सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं। सो उन तमाम वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स की बॉडी से रिमूवल को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। लेकिन जब भी हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं हम हमेशा जो ज़्यादातर जो जिन पे हमारा फोकस होता है वो हमारे पास नाइट्रोजनस जो है वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिनको हम नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये तमाम वेस्ट प्रोडक्ट में सबसे टॉक्सिक हैं और अगर इनका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाए तो हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी कि हमारी बॉडी में अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में जो है जब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड की मेटाबॉलिज्म होती है तो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। एंड दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। सो उसके बाद हम देखते हैं जी कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के अलावा जब हम दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं जैसे प्रोटीन्स हैं एंड द न्यूक्लियोप्रोटीन्स। अब देखें कि जो प्रोटीन्स होती हैं ना इनमें नाइट्रोजन होती है और अगर हम न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करें तो न्यूक्लियोप्रोटीन इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ द कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल जो कि बेसिकली दो यहाँ पर जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। न्यूक्लियो का मतलब है यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए की बात हो रही है और प्रोटीन्स यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है वो हिस्टोन प्रोटीन का जिक्र हो रहा है। जैसे अगर हम एग्जांपल कोट करें तो हम कह सकते हैं जी न्यूक्लियो हिस्टोन्स। सो जैसे हमें पता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वो डीएनए जो है उसको पैक करती हैं इनटू द क्रोमेटिन। सो अगर ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं जब इनकी मेटाबॉलिज्म होती है हमारी बॉडी में, सो हमारी बॉडी में वेस्ट नाइट्रोजन बनती है इन वेरियस फॉर्म इन डिफरेंट एनिमल्स। यानी हमें जो डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। सो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग जो है डिफरेंट जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो डिफरेंट एनिमल से बनते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट बनेंगे जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में जिनका जिक्र भी कर चुके हैं। सो अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बात की कि हम वेस्ट जो नाइट्रोजन है, हालांकि वेस्ट प्रोडक्ट तो बहुत सारे बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं, लेकिन हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट पे होता है। उसकी वजह क्या होती है? द वेस्ट नाइट्रोजन प्रूव्स टॉक्सिक इफ इट इज़ कंसनट्रेटेड इन द सेल, देयरफॉर इट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट में से अगर हम एग्जांपल हैं तो हम अमोनिया के ले लेते हैं। अमोनिया विच इज़ हाईली टॉक्सिक और अमोनिया वाटर सॉल्युबल भी है और अगर इसकी मिकदार जो है बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाए, सेल्स में ज़्यादा होना शुरू हो जाए, ब्लड में ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो क्या हो सकता है? ये बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक साबित हो सकती है और इवन इसकी ज़्यादा जो इसका हाई लेवल जो है वो इंसान में जो है वो उसको कोमा की स्टेज में लेके जा सकता है, उसमें फिट्स उसको फिट्स का प्रॉब्लम हो सकती है और अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है अगर इसका जो लेवल है वो एक लिमिट से जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के कंटेंट्स देखते हैं जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे हमें पता है कि प्लांट जो है वो वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को जो है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर भी कंसीडर करता है और उसको वो स्टोमेटा के जरिए जो है वो रिलीज कर देता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल जो है बेसिकली प्लांट में एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि ना सिर्फ जो है वो स्टोरेज का काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट की स्टोरेज करता है, बल्कि उसको सेल से रिलीज भी करता है। फिर हम डिस्कस करेंगे जी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। और जैसे मैं बताया कि प्लांट जो है इसमें कोई स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो नहीं होता, लेकिन कुछ ऑर्गन्स जो है वो पौधे में इस्तेमाल हो सकते हैं एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे लीव्स हैं, स्टेम है, रूट है। इसके साथ साथ हम देखेंगे जी कि पौधा जो है इनके अलावा भी, यानी लीव, स्टेम और रूट्स के अलावा भी अदर पार्ट से भी जो है वो एक्सक्रीशन करता है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम जिक्र करेंगे कुछ एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में भी कि एक्वाटिक प्लांट्स जो हैं वो अपनी एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। सो अब हम बात करते हैं जी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स की। सो प्लांट्स इन देयर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड वाटर एंड इन मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सो बेसिकली जैसे हम सबको पता है कि पौधे जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, यानी अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करता है और ऑक्सीजन और वाटर को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है। सेम लाइक दैट अगर हम एक और प्रोसेस
की बात करते हैं प्लांट में, जैसे कि रेस्पिरेशन, जिसके दौरान पौधा जो है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है। तो अगर हम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में जो बेसिकली एक कॉमन वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो वाटर होगा। साथ साथ हम देख सकते हैं जी कि वाटर जो है वो पौधा कैसे लॉस कर सकता है। सो वाटर इज एक्चुअली लॉस थ्रू ट्रांसपायरेशन और जस्ट यूज फॉर मेंटेनिंग दी टर्जर प्रेशर। सो बेसिकली जो ट्रांसपायरेशन है वो क्या प्रोसेस हो सकता है? ट्रांसपायरेशन इज एक्चुअली द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसके जरिए जो है वो पौधा वेपर्स की फॉर्म में जो है वो पानी को अपनी बॉडी से रिलीज करता है और पौधा जो है वो हम कह सकते हैं कि अपनी बॉडी में वाटर का इस्तेमाल करता है फॉर मेंटेनिंग दी टर्जर प्रेशर। और जैसे हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि टर्जर प्रेशर क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड दी टर्जर प्रेशर, जो कि बेसिकली प्लांट के सेल के अंदर जो है वो स्टिफनेस लेकर आता है, टर्जिडिटी जो है वो क्रिएट करता है। सो हम यहाँ पे दो डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम ए जो है वो डिपिक्ट करी है ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को, जिसमें हम देख सकते हैं जी कि वाटर जो है विच इज़ एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, उसके बाद वाटर जो है वो ट्रेवल करता है और इन ट्रांसपायरेशन वाटर जो है वो प्लांट की जो है एरियल पार्ट से रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स। और साथ में हम देख सकते हैं जी सेकंड डायग्राम, बी डायग्राम, जिसमें हम एक टर्जिड सेल देख सकते हैं और टर्जिड सेल बेसिकली इसमें टर्जिडिटी क्रिएट हुई है थ्रू दी टर्जर प्रेशर, जिसमें हम देख सकते हैं कि वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर हो रहा है, जिससे जो वैक्यूल है वो स्वेल कर गया है और जो सेल है उसका साइज बढ़ गया है और वो टर्जिड हो गया, यानी इसमें स्टिफनेस आ गई है। सो जैसे मैंने जिक्र किया था कि टर्जर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर विच इज एक्चुअली एक्सर्टेड बाय दी osmotic flow of water, so this is called the tertiary pressure। अब हम बात करते हैं जी प्लांट वैक्यूल्स की। अब जैसे हमें पता है कि प्लांट सेल में एक सेंट्रलाइज जो है बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है और वैक्यूल का ना सिर्फ मेन काम जो है वो वाटर की स्टोरेज है, बल्कि साथ साथ जो है वो फूड सब्सटेंसेस, बहुत से यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर, मिनरल्स, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, इनको स्टोर करता है। साथ साथ में ये बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस जो हैं, उनको भी अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेता है। जैसे बहुत से जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि सेल को कंटेमिनेट कर सकते हैं, तो उनको कंटेमिनेशन से बचाने के लिए वो ऑर्गेनिक एसिड्स, बहुत से सॉल्ट जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है जी, इनको अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेता है। और आहिस्ता आहिस्ता जब ये वेस्ट सब्सटेंसेस को अपने अंदर स्टोर करता जाता है तो इनको क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, यानी इनकी क्रिस्टल फॉर्मेशन कर देता है और ग्रेजुअली जो है ये इन वेस्ट प्रोडक्ट को जो है ब्रेक डाउन करता है और इवेंचुअली जो है सेल से इनको रिमूव कर दिया जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं जी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन प्लांट्स। तो प्लांट produce certain waste of inorganic and organic nature which are stored in these certain organ। बेसिकली प्लांट्स में कुछ स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते, लेकिन प्लांट जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है लाइक द ऑर्गेनिक और द इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट, उनको वो सर्टन ऑर्गन्स में स्टोर कर लेता है। और ये ऑर्गन बेसिकली ये एक्सक्रीशन के लिए तो स्पेशलाइज नहीं होते, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर लेते हैं। और इसमें हम जो बेसिकली तीन मेन ऑर्गन्स का डिस्कस करेंगे, विच आर द लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। सो हम देखते हैं जी एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स। सो बेसिकली लीव्स आर दी प्रोमिनेंट ऑर्गन फॉर दिस पर्पस। अब अगर हम लीफ का फंक्शन देखें, बेसिक फंक्शन, तो वो बेसिकली क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, यानी लीव्स जो हैं ये प्राइमरी ऑर्गन है फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन साथ साथ जो हैं ये वेस्ट मटेरियल को भी अपने अंदर स्टोर करते हैं, तो उस हवाले से भी ये एक प्रोमिनेंट ऑर्गन के तौर पर जाने जाते हैं। So the leaves are destined to fall off as in the case of the autumn leaf in the plant। अब जैसे हमें पता है कि जो एक पौधा है वो अपने पत्ते में सारा साल जो है वो वेस्ट को एक्यूमुलेट करता है, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, और जब ऑटम का सीजन आता है तो पौधा अपने पत्तों को गिरा देता है। यानी हम कह सकते हैं कि पौधे की किस्मत में होता है इन ऑटम कि वो अपने पत्तों को गिरा दे, और इस तरह से वो अपने वेस्ट मटेरियल से निजात हासिल भी कर लेता है। और साथ में हम एक और एग्जाम्पल भी देखते हैं, विच इज़ द लीव्स एंड स्टॉक ऑफ द बल्ब ऑफ द ब्लूबेल प्लांट।
ब्लू बेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो फ्लावर होते हैं, जैसे मैं डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ये ब्लू इन कलर हैं एंड हैव अ बेल शेप स्ट्रक्चर। और जब हम इनमें एक बल्ब लाइक हमें स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है। बल्ब बेसिकली क्या होता है? बल्ब इज एक्चुअली द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर हम इसको देखें तो ये स्ट्रक्चरली बेसिकली एक स्टेम होगा और इसमें फ्लैशी लीफ हमें दिखाई देंगे और इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद होगा। सो बेसिकली जो बल्ब होता है ऑफ द ब्लू बेल प्लांट, वो अपनी लीव्स और स्टॉक में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्यूमुलेट करता है, और जब ये सफिशिएंट अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इसके बल्ब में स्टोर हो जाता है, तो ये पौधा जो है ये बल्ब को ये डिटैच कर लेगा, यानी बल्ब को जो है ये अंडरग्राउंड जो है ये छोड़ देता है और अपने से इसको सेपरेट कर लेता है। So the following of the yellow leaves in the autumn is the seasonal time for the plants to get rid of the accumulated wastes, and because of the reason leaves are said to be the excretophore. So जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो पौधा है वो अपने येलो लीव्स को ऑटम में जो है वो फॉल करता है। अब नॉर्मली बेसिकली जो पत्तों का कलर येलो क्यों होता है? विच इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। सो जिसकी वजह से जो है पूरा साल चूंकि पौधा पत्तों के अंदर जो है वो वेस्ट को स्टोर करता है, और जब ऑटम का सीजन आता है तो वो उनको गिरा देता है। इस तरह से पौधा जो है वो अपने पत्तों से निजात हासिल कर लेता है। पत्तों की इस प्रॉपर्टी की वजह से वी आर ऑल्सो कॉल्ड देम एज दी एक्सक्रीटोफोर्स। अब एक्सक्रीटोफोर का क्या मतलब होता है? एक्सक्रीटो कहते हैं जी एक्सक्रीशन से इसका ताल्लुक है, और फोर कहते हैं टू बियर, यानी बेसिकली जो पत्ते हैं वो एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने अंदर वेस्ट को बेयर करते हैं, अपने अंदर जो है वो वेस्ट को स्टोर करते हैं, और एट द टाइम ऑफ द ऑटम पौधा जो है इन पत्तों को गिरा देता है ताकि जो है वो अपने इन वेस्ट से निजात हासिल कर ले। सो जैसे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे येलो लीव्स एंड द गार्डनर फाइंड रॉटेड ऑटम लीव्स अ गुड सोर्स ऑफ द मिनरल। अब जैसे जो गार्डनर होते हैं वो इन रॉटेड लीव से क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? वो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं जी एज अ फर्टिलाइज़र, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत से यूज़फुल जो है मिनरल्स जो हैं, या हम कह सकते हैं जो गुड मिनरल्स जो हैं वो स्टोर होते हैं, जो कि सॉइल की जो है फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं, लाइक द ऑक्सलेट हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द लीव्स. So these minerals and these are the products which are present in the leaf are far much better than the chemical fertilizer. सो नेक्स्ट हम देखते हैं जी येलोइंग ऑफ द ऑटम लीव्स, कि ऑटम लीव्स जो हैं उनका कलर येलो ही क्यों होता है? सो अकॉर्डिंग टू एन एक्सप्लेनेशन, द चेंज इन कलर इन दीज लीव्स इज नॉट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द क्लोरोफिल, एज द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन of autumn leaves shows that the leaves are loaded with the pigmented compounds prior to falling. So जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि ऑटम सीजन में आमतौर पे पत्तों का कलर जो है वो येलो और ऑरेंज टू येलो या रस्टी हो जाता है, और साइंटिस्ट पहले ये बिलीव करते थे कि शायद ये जो ऑटम में पत्ते जब गिरते हैं तो इनका जो गिरने से पहले जिनका कलर होता है वो डिफरेंट होता है, विच इज़ दी ऑरेंज येलो एंड द रस्टी, वो शायद एब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल की वजह से होता है। लेकिन अब रिसेंट स्टडीज़ जो हैं उन्होंने शो किया है कि जब हमने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया इन ऑटम लीव्स का, तो पता चला कि बेसिकली पत्तों का जो येलो कलर है इन द ऑटम सीजन वो बेसिकली एब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल की वजह से नहीं, बल्कि उन पत्तों में मौजूद जो है स्पेसिफिक पिगमेंटेड कंपाउंड की वजह से जो है उनका कलर जो है वो येलो होना शुरू हुआ है। सो बेसिकली पिगमेंट किसे कहते हैं? पिगमेंट जो है उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कलर देता है। सो पत्ता जो है अपने अंदर जो है बहुत से यूजफुल सब्सटेंसेस, बहुत से पिगमेंटेड सब्सटेंसेस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं, हैवी मेटल जो हैं, उनको स्टोर करता है और फिर ऑटम के सीजन में जो है उसे निजात हासिल कर लेता है। सो जिसकी वजह से जो है पत्ते का कलर जो है वो येलो होना शुरू हो जाता है। और साथ साथ जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो पत्ते के अंदर जो है बहुत से जो है मिनरल्स मौजूद होते हैं, जिनको जो गार्डनर हैं वो इस्तेमाल करते हैं जी फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, यानी ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाने के लिए इन पत्तों का इस्तेमाल भी किया जाता है। और साथ साथ जो है पत्ते के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं ये एक्चुअली इनहिबिट करते हैं जी ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखते हैं जी स्टोरेज ऑफ द वेस्टेज इन वुड और स्टेम। सम ट्री डिपॉजिट स्ट्रेंज केमिकल इन देयर ब्रांचेस एंड ट्रंक, स्पेशली इन द ओल्ड जाइलम विच इज नो लॉन्गर यूज फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर अगर हम एक फर्स्ट डायग्राम देखें तो हमें इसमें जो है वो ट्री ट्रंक दिखाई दे रही है। दरख्त का जो बाहर वाला हिस्सा होता है विच इज कॉल्ड द बार्क, वो बेसिकली फ्लोएम का बना होता है, लेकिन जो दरख्त में लकड़ी होती है वो जनरली किसकी बनी होती है जी? जाइलम की। अब यहाँ पे अगर हम एक ट्री ट्रंक देखें तो हमें इसके दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं। एक आउटर पार्ट दिखाई दे रहा है जो कि लाइटर इन कलर है, जिसको हम सैपवुड कहते हैं, ठीक है जी। ये आउटर पार्ट एक तो है। सेकेंडली जो है इसमें जो सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, यानी यहाँ पर जो है वो लिविंग जाइलम सेल्स मौजूद हैं जो कि वाटर की कंडक्टेंस करते हैं।
लेकिन साथ में अगर हम देखें तो हमें सेंट्रल पार्ट जो है वो डार्कर इन कलर का दिखाई दे रहा है, जिसको हम हार्टवुड कहते हैं। और हार्टवुड जो है ये जैसे मैंने आपको बताया ये ज़्यादातर डार्कर इन कलर होता है और ये बेसिकली डेड सेल पे कंसिस्ट करता है, यानी इसमें डेड जाइलम या ओल्ड जाइलम मौजूद होते हैं, जहाँ पर डेड का मतलब यहाँ पर ये होगा कि दे आर नॉट लिविंग सेल्स और यहाँ पर अब वाटर की ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही। सो इस सेंट्रल एरिया में, जिसको हमने हार्टवुड का नाम दिया, पौधा जो है अपने वेस्ट केमिकल जो है या वेस्ट सब्सटेंसेस जो हैं, डेट कुड बी दी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, रेजिन्स होते हैं, ऑयल है, मिनरल्स हैं, उनको इस सेंट्रल पार्ट में डिपॉजिट कर देता है। और अगर हम इसमें एक एग्जांपल देखें तो हम यहाँ पे सेकंड डायग्राम में एक एग्जांपल देख सकते हैं जी, ई बोनी ट्री की। ई बोनी ट्री जो है ये ज़्यादातर हमें जो मेनली ये ग्रो करता है, ये ईस्ट अफ्रीकन स्टेट्स में ग्रो करता है और इसकी जो वुड है, इसकी जो लकड़ी है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। सो अगर हम यहाँ देखें कि ई बोनी जो है इसके सेंट्रल पार्ट में जो इसकी हार्टवुड है वो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं जी ब्लैक वुड हुई हुई है, या सेंटर में जो है वो डार्कर ब्लैक कलर हुआ है। सो साइंटिस्ट जो हैं और प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं, दे डू बिलीव कि जो ई बोनी ट्री है ये, जिसमें सेंटर में जिसकी हार्टवुड है, इसका जो डार्क ब्लैक कलर है वो विच इज़ ड्यू टू दी एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट केमिकल्स, वेस्ट सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से इसका सेंट्रल पार्ट जो है वो ब्लैक हो गया है। और जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल पार्ट इज़ अ डेड पार्ट, यानी यहाँ पर जो है जो जाइलम है वो डेड हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो है वाटर की कंडक्टेंस नहीं हो रही। सो नेक्स्ट हम देखते हैं जी secretion of wastes into the soil through the roots. Some plants will actively secrete waste compound into the soil, occasionally using them as a chemical weapons against the other competing plants. For example, जैसे कि कॉनिफर है। सो बेसिकली क्या होता है कि प्लांट, जैसे भी हमने देखा कि अपने लीव्स के ज़रिए, अपने स्टेम के ज़रिए, वैक्यूल के ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो वेस्ट मटेरियल्स जो हैं, लाइक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें वेरियस केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, उनको जो है वो रिमूव कर रहा है। सो हम देखते हैं जी कि कुछ पौधे जो होते हैं वो अपने रूट के ज़रिए जो है वो वेस्ट मटेरियल को, यानी मेटाबॉलिक वेस्टेज जो हैं उनको सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है, लाइक इन केस ऑफ द कॉनिफर, कि कॉनिफर की जो रूट्स हैं वो बेसिकली टॉक्सिक केमिकल को रिलीज करती हैं इनटू द सॉइल, और वो उसको कभी कभार यूज करती हैं एज ए केमिकल वेपन्स अगेंस्ट द अदर कंपीटिंग प्लांट। यानी अदर कंपीटिंग प्लांट्स क्या हो सकते हैं कि वो वाले तमाम पौधे जो कि वहाँ पे उन रूट के साथ compete कर रहे हैं फॉर द फूड और द स्पेस। सो ये उनको किल करने के लिए या उन पौधों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो हैं कॉनिफर प्लांट की जो रूट्स हैं वो टॉक्सिक केमिकल जो हैं वो रिलीज करती हैं, ताकि जो दूसरे पौधे हैं, जो कंपीटिंग प्लांट्स हैं, जो कि फूड और स्पेस के लिए उनके साथ ग्रो कर रहे हैं, उनको ख़त्म किया जाए या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जाए। सो नेक्स्ट देखते हैं जी एलिमिनेशन थ्रू दी अदर पार्ट्स। तो प्लांट जो है बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको स्टोर करता है इन द पेटल, सीड एंड फ्रूट, और इसके ज़रिए जो है वो वेस्ट जो है मटेरियल उनसे निजात हासिल करता है। नेक्स्ट है जी इन द एक्वेटिक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ये जो प्लांट होते हैं जो कि पानी में रहने वाले होते हैं, ये प्लांट बेसिकली क्या करते हैं, दे डिस्पोज मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्टेस बाय डिफ्यूजन डायरेक्टली इनटू द वाटर सराउंडिंग देम। सो बेसिकली ये डिफ्यूजन के थ्रू जो है ये वेस्ट मटेरियल को पानी में डिस्पोज कर देते हैं।